हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। साथ ही साथ में हम डिस्कस करेंगे जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। तो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की शुरुआत होती है जर्मन केमिस्ट एंड फिजिसिस्ट से, जिनका नाम है जूलियस रॉबर्ट मेयर, जिन्होंने एनर्जी कंजर्वेशन रूल के बारे में बताया, जो आगे चल के फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बना, जिसके अकॉर्डिंग एनर्जी को ना ही प्रोड्यूस किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इन्होंने ये भी बताया कि एवरी लिविंग क्रिएचर में एनर्जी का जो सोर्स है वो ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है। साथ ही साथ में मैकेनिकल एनर्जी को थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, इन्होंने ये भी बताया। हालांकि जो मेजर जो वर्क है जेम्स जूल ने किया इस फील्ड में। इसके बाद इन्होंने ये बताया कि फोटोसिंथेसिस का जो रिएक्शन होता है उसमें प्रकाशीय ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग किसी भी एनर्जी को हम लोग थर्मल एनर्जी में बदल सकते हैं। जैसे कि दोनों हथेली को घिसेंगे तो कुछ टाइम बाद में ये हमारी हथेली गर्म हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि मैकेनिकल एनर्जी थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। फर्स्ट लॉ को प्रिसाइसली अगर डिफाइन करें तो वे ऐसा होगा, अगर किसी उष्मीय निकाय को ऊर्जा दिया जाता है तो वो दो भागों में बढ़ता है। पहला जो भाग है आंतरिक ऊर्जा को बढ़ाने में यूज होता है, और जो दूसरा भाग है वो एक्सटर्नल फोर्स के अगेंस्ट, एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट वर्क करने के लिए यूज होता है। थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ का यूज डिफरेंट प्रोसेस को एक्सप्लेन करने के लिए किया जाता है। इसमें से पहला जो प्रोसेस है साइक्लिक प्रोसेस, दूसरा आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस एंड आइसोबारिक प्रोसेस। साथ ही साथ में लेटेंट हीट को एक्सप्लेन करने के लिए, इसके अलावा आइसोलेटेड जो सिस्टम होता है उसको एक्सप्लेन करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। बात करते हैं साइक्लिक प्रोसेस की। अगर सिस्टम डिफरेंट स्टेट से होते हुए इनिशियल स्टेट में पहुंच जाता है तो इसे साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं। इस प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी जीरो होता है। अगर इंटरनल एनर्जी जीरो हो गया तो जो हीट दे रहे हैं वो पूरा वर्क में कन्वर्ट हो जाएगा। तो dQ = dW होता है। इसमें सिस्टम को अगर हीट दिया जाता है तो पूरा वर्क में कन्वर्ट हो रहा है। अगर सिस्टम से हीट लिया जाएगा तो हमें सिस्टम पे वर्क करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस की। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट बना रहता है, इसको आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं। इसमें इंटरनल एनर्जी जीरो होता है, तो जो पूरा जो हीट है वो वर्क में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे dQ = dW के ही बराबर होगा। इसका मतलब ये है सिस्टम को दिया गया पूरा हीट वर्क में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस की। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें सिस्टम ना ही सराउंडिंग से हीट ले सकता है ना ही सराउंडिंग को हीट दे सकता है, ये एडियाबैटिक प्रोसेस कहलाता है। इसमें जो हीट का जो एक्सचेंज है वो जीरो हो जाएगा, मीन्स dQ = 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि dW = -du होगा। इसका फिजिकल मीनिंग ये है कि अगर सिस्टम द्वारा कार्य किया जाता है तो आंतरिक ऊर्जा में कमी होगी, अगर सिस्टम पे कार्य किया जाता है तो आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होगी। अब बात करते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस की। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट बना रहता है, इसको आइसोकोरिक प्रोसेस कहते हैं। इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट बना हुआ है तो सिस्टम में ना ही एक्सपांसन होगा ना ही कंप्रेशन होगा। इसका मतलब ये है कि सिस्टम द्वारा कार्य नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे dW 0 हो जाएगा, तो dQ = du के ही बराबर होगा। इसका मतलब ये है कि अगर सिस्टम को हीट दिया जाता है तो वो इंटरनल एनर्जी को इन्हेंस करेगा। अगर सिस्टम से हीट लिया जाता है देन अगेन वहाँ पे इंटरनल एनर्जी में कमी आएगी। नेक्स्ट है आइसोबारिक प्रोसेस, जिसमें एक ऐसा प्रोसेस जिसमें प्रेशर कांस्टेंट बना रहता है, उसे आइसोबारिक प्रोसेस कहते हैं। आइसोबारिक प्रोसेस में अगर सिस्टम को हीट दिया जाए तो वो इंटरनल एनर्जी को इन्हेंस तो करेगा ही, साथ ही साथ में एक्सटर्नल वर्क कर सकता है। क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है, इसलिए वहाँ पे उसमें एक्सपांसन भी हो सकता है और कंप्रेशन भी हो सकता है। इस प्रकार से हम बता सकते हैं आइसोबारिक प्रोसेस में dQ = du + dW होगा। अब हम बात करते हैं लेटेंट हीट के। अवस्था परिवर्तन के टाइम पे कांस्टेंट टेम्परेचर पे यूनिट मास ऑफ द सब्सटेंस के द्वारा ली गई ऊष्मा या दी गई ऊष्मा को लेटेंट हीट कहते हैं। अगर कोई सिस्टम है उसका इंटरनल एनर्जी U1 से U2 में चेंज हुआ, साथ ही साथ में उसका जो वॉल्यूम है V1 से V2 में बदला,
तो लेटेंट हीट हो जाएगा L इक्वल टू U2 माइनस U1 प्लस वर्क है उसको हम बता सकते हैं P V माइनस V1, मतलब वॉल्यूम में कितना चेंज हुआ। अब हम बात करते हैं आइसोलेटेड सिस्टम की। आइसोलेटेड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम जिसमें हीट का एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है, साथ ही साथ में वर्क भी इसमें नहीं होता। इसका मतलब ये है कि dq 0 होता है, साथ ही साथ में dw भी 0 होता है, तो जाहिर सी बात है इसमें du भी 0 होगा। इसका मतलब ये है कि आंतरिक ऊर्जा में भी वेरिएशन नहीं होगा। थर्मोडायनेमिक्स के सेकंड लॉ को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा एंट्रोपी क्या होता है। तो एंट्रोपी के बारे में सबसे पहले क्लॉसियस ने बताया, जिसमें सबसे पहले इसका यूज़ किया गया था कार्नोट साइकिल को एक्सप्लेन करने के लिए। ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होता है, साथ ही साथ में ये एक स्टेट फंक्शन होता है। एंट्रोपी के बारे में क्लॉसियस ने बताया रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस में एंट्रोपी कांस्टेंट रहता है, साथ ही साथ में इरिवर्सिबल प्रोसेस में उसमें एंट्रोपी हमेशा बढ़ते रहता है। चूँकि एंट्रोपी स्टेट फंक्शन है, इसका मतलब ये है ये पाथ इंडिपेंडेंट है, और चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम को हम इस फॉर्मूला द्वारा बता सकते हैं ds इक्वल टू dq/t। एंट्रोपी का एक स्टैटिस्टिकल डेफिनेशन भी है जिसे बोल्ट्जमैन ने दिया था, जिसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स के लॉगरिदम और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के प्रोडक्ट को एंट्रोपी कहते हैं। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को समझने से पहले हमें परपेचुअल मशीन का कंसेप्ट समझना पड़ेगा। परपेचुअल मशीन दो प्रकार के होते हैं, जिसको फर्स्ट काइंड ऑफ परपेचुअल मशीन एंड सेकंड काइंड ऑफ परपेचुअल मशीन कहते हैं। फर्स्ट काइंड ऑफ परपेचुअल मशीन एक ऐसा मशीन होता है जो ली गई ऊष्मा से ज़्यादा वर्क देता है, एंड सेकंड काइंड ऑफ परपेचुअल मशीन जो होता है उसमें ली गई जो हीट है वो वर्क में कन्वर्ट तो होता ही है, साथ ही साथ में इंटरनल एनर्जी में कोई वेरिएशन नहीं होता। इसको सेकंड काइंड ऑफ परपेचुअल मशीन कहते हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, जिसके दो स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट है केल्विन प्लांक स्टेटमेंट एंड दूसरा स्टेटमेंट है क्लॉसियस स्टेटमेंट। शुरुआत करते हैं केल्विन प्लांक स्टेटमेंट की, जिसके अकॉर्डिंग एक ऐसा मशीन बनाना असंभव है जिसमें बिना वर्किंग सब्सटेंस में बदलाव लाए पूरे हीट को वर्क में कन्वर्ट कर सके। दूसरा स्टेटमेंट है क्लॉसियस की, जिसके अकॉर्डिंग एक ऐसा मशीन बनाना असंभव है जो गर्म वस्तु से हीट का ट्रांसफ़र ठंडे वस्तु में कर सके बिना किसी एक्सटर्नल सोर्स की मदद से। अब हम बात करते हैं थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, जिसके अकॉर्डिंग अगर कोई सिस्टम एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे है तो उसमें एंट्रोपी में परिवर्तन या सिस्टम का एंट्रोपी एक यूनिवर्सल कांस्टेंट के बराबर होगा, जिसको हम लोग जीरो के बराबर मान सकते हैं। इस लॉ का यूज़ सर्टेन टेम्परेचर पे सिस्टम की एंट्रोपी को जानने के लिए किया जाता है। अब बात करते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। अगर कोई दो सिस्टम किसी तीसरे सिस्टम के साथ में थर्मोडायनेमिकली इक्विलिब्रियम में है तो वो दोनों सिस्टम भी आपस में थर्मोडायनेमिकली इक्विलिब्रियम पे रहेगा। इसे जीरोथ लॉ थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। आई होप लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आप सबको समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।